हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 70 बीपीएससी प्री में जो आपके विज्ञान और आपके भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम सोर्स को ट्रेस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के किस बुक से पूछे गए थे, किस पेज नंबर से पूछे गए थे, किस चैप्टर से पूछे गए थे, या आपके किसी अदर बुक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम सटीक एनालिसिस करने के बाद एनसीईआरटी, एससीईआरटी और अदर बुक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका यहाँ पे हम 100% सटीक प्रूफ आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बीपीएससी से रिलेटेड किसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे आपके विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम भूगोल के क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 70 बीपीएससी री एग्जाम जो आपका हुआ था, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। क्वेश्चन था कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम सोर्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा कहाँ से गया था। तो इसके हम दोस्तों सोर्स की बात करें तो आपका एनसीईआरटी क्लास 12। बहुत से अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पे डाउट रहता है कि आप किस एनसीईआरटी से सोर्स को ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों जिस भी एनसीईआरटी से सोर्स को ट्रेस कर रहे हैं, ये सभी की सभी आपका ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, तो वहां से आपका देखना है एनसीईआरटी क्लास 12 का केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर आपका 46 देखना है। तो यहाँ पे देखिए द्रव तथा द्रव यानी कि दो तरल हो गया। विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श तथा अनादर्श विलयन में आपका वर्गीकृत इसको किया जाता है। यहाँ पे पढ़िए आदर्श विलयन के बारे में दिया गया कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयव को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन उसका शून्य यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। मिश्रण का तापीय धारिता शून्य यहाँ पे होती है। एंथैल्पी टू मिक्स शुड भी यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हम दोस्तों सोर्स की बात करें तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं कि आपका कहाँ से पूछा गया था। तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, ठीक है, तो तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो एंटीबॉडी की जो आपका उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी आपका कौन सा ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 का आपका बायोलॉजी चैप्टर की बात करें तो आपका 8 मानव स्वास्थ्य एवं आपका रोग चैप्टर है। पेज नंबर आपका 163 ओपन कर रहे हैं। अगर आप किसी और एनसीईआरटी में देखेंगे तो 1 से 2 नंबर पेज ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने उसका हेडिंग भी दोस्तों आपको दे रखा है कि आपको कौन सा हेडिंग यहाँ पे दोस्तों देखना है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पे खोजने में दोस्तों दिक्कत हो रही है। तो आपका हेडिंग देखना है उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में। जब आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं जो होते हैं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद दो विशेष प्रकार के लसिकानु को द्वारा यहाँ पे होती है। एक आपका बी लसिकानु होती है और टी लसिकानु होती है। तो रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिकानु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना यहाँ पे उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगा आपका केवल आपका यहाँ पे इसका सही उत्तर की दोस्तों बात करें, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, केवल बी कोशिकाओं के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सरे का कौन सा यहाँ पे गुण है जिसको यहाँ पे दोस्तों विक्षेपित किया जा सकता है। तो चलिए इसका सोर्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया था। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों यहाँ पे हम लाएंगे 70 बीपीएससी प्री री एग्जाम में जो आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको वीडियो कल शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 पेज नंबर 280 चैप्टर की बात करें तो आपका 8 विद्युत चुंबकीय तरंग आपका 2 चैप्टर है। जब आप यहाँ पे ये टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दृश्य प्रकाश तरंगे एक्स किरणें
गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म माइक्रो तरंगे, बैगनी एवं आपका औरक तरंगे, ये सभी की सभी ईएम तरंगे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्गीकरण मोटे तौर पर इस बात पे यहाँ पे आधारित है कि तरंगे किस प्रकार उत्पन्न एवं अथवा सुसंचित यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो दोस्तों इसका सोर्स नहीं दिया गया, लेकिन इसकी सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में आपका आंसर इसका दिया गया ऑप्शन नंबर डी, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। इसकी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से दोस्तों इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल यहाँ पे होता है। क्या इसका दोस्तों वास्तविक स्थल होता है? तो चलिए इसकी हम सोर्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी सोर्स आपका एनसीईआरटी, फिर वही ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी पेज 210। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण आपका चैप्टर है, वहां से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब पढ़िएगा तो आपको यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आपने यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको यहाँ तक देखना है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर होती है तथा एटीपी तथा NADPH जो सैद्धांतिक रूप से अंधेरी में संपन्न होती है, इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी सोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में संपादित होती है, लेकिन यह पौधे में अन्य हरे भागों में भी यहाँ पे होती है। ठीक है, अपने अध्याय 8 में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र यहाँ पे होता है, जिसमें ग्रेना और आपका एस्ट्रोमा, लैमेल और आपका एस्ट्रोमा यहाँ पे तरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका एस्ट्रोमा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दोस्तों यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर आप 40 यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो पानी में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा है? तो इसकी सबसे बढ़िया आपका ट्रिक होता है डब्ल्यू मतलब वाटर, और आपका बी और आपका सी। ठीक है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन WBC याद रखना है, यानी कि डब्ल्यू से आपका वाटर याद करना है और बी सी यहाँ पे याद करना है। इसके हम सोर्स देखते हैं कि आपका क्वेश्चन यहाँ पूछा कहाँ से गया था। ठीक है, तो आपको किसी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन हमने ट्रेस किया तो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर का केमिस्ट्री पार्ट केमिस्ट्री 2 और पेज नंबर 442, चैप्टर की बात करें तो 14 जैव अणु आपको चैप्टर देखना है। यहाँ पे विटामिनों का वर्गीकरण दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, वहां से आपको देखना है। ठीक है, आपको वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के होता है। और आपका जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? तो वर्ग बी वर्ग के विटामिन तथा सी जल के विलय आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ताकि आपको डिटेल्स में दोस्तों जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बी और सी कहीं नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से दोस्तों रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखिए, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलस मच्छर वाहक किसके होते हैं? ठीक है, ये मच्छर जो होते हैं मलेरिया तो फैलाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त किसके वाहक यहाँ पे होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है। तो इसकी सोर्स की बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, पेज नंबर आपका 160 यहाँ पे देखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिएगा तो यहाँ पे मादा मच्छर जब भी किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक तथा उस व्यक्ति के शरीर में संचारित होती है। यहाँ पे देख सकते हैं सालीपद, एलिफेसियस अथवा फाइलेरिया, जिसको हम फाइलेरियसिस कहलाता है। ठीक है, चित्र नंबर आपको 8.2 में यहाँ पे देखना है। ठीक है, इस रोग के प्रभावित हो जाते हैं और इसके वजन में भारी यहाँ पे विरूपिता आ जाती है, रोगवाहक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फाइलेरिसियासिस और आपका एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, जो कि विकल्प आपका ए में दिया गया है। तो इसकी हम सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप 50 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग में हल्दी का पाउडर यहाँ पे दोस्तों प्राप्त होता है? किस भाग से हल्दी का दोस्तों पाउडर को प्राप्त किया जाता है? तो इसके हम सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 का बायोलॉजी पेज नंबर 68 अध्याय 5 पुष्पी पादपों की यहाँ पे अधिकारी के। ठीक है, यहाँ पे आप 5.2.1 में जाइएगा तो तने का रूपांतरण दिया गया। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूप नहीं होते, वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए भी आपको अपना रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे में आपका आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, जमीकंद हो गया, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचय करने के लिए यहाँ पे रूपांतरित होते हैं। तो ये कौन से होते हैं जो आपका खाने के भाग में आता है, आपका हल्दी का भाग पाउडर भाग में आता है, इसको यहाँ पे दोस्तों प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, जो कि विकल्प में कहीं पे नहीं दिया गया प्रकंद, तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? ठीक है,
तो ये दोस्तों इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया था, तो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 पेज नंबर आपका 31। आपको इसको सबको याद करना है क्योंकि यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे एसिटिक अम्ल आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो 61 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं। ठीक है, तो इसकी सोर्स की हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 106 नंबर, एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है। तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसकी चालकता क्या होती है। तो चलिए इसका हम सोर्स देखते हैं। तो इसकी सोर्स की बात करें तो आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का केमिस्ट्री है, पार्ट 1 जो है। ठीक है, पेज नंबर आपको 80 देखना है, चैप्टर 3 वैद्युत रसायन आपको यहाँ पे देखना है। इस टॉपिक पर जाइए, जैसा आप दिएगा तो यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ चालकता एवं मोलर चालकता दोनों में परिवर्तन होता है। प्रबल एवं आपका दुर्बल दुर्बल एवं आपका प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत उपघटकों में की सांद्रता को घटाने पर आपका चालकता जो है हमेशा यहाँ पे घटती है। ठीक है, इसकी दोनों की यहाँ पे चालकता क्या होती है दोस्तों, घटती है। तो 106 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो तनुकरण पर यहाँ पे घटेगी, जो कि विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। तो इसकी सोर्स की यहाँ पे आप दोस्तों बात करें तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदिशक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो टेलीस्कोप की जो विभेदन क्षमता होगी या बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या फोकस दूरी पर निर्भर करेगी, आपका कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हम सोर्स की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का आपका पार्ट 2 पेज नंबर 374 375 देखना है। आपका अध्याय 10 तरंग आपका प्रकाशिकी तरंग है। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है, आपको टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ देखिएगा, तो यदि अभिदृश्यक का व्यास अधिक है, ठीक है, यहाँ पे व्यास क्या है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, तो डेल्टा थीटा आपका छोटा होगा। इससे यह पता चलता है कि यदि ए का मान अधिक है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता यहाँ पे अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, अधिक हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, विकल्प नंबर आपका ए। ठीक है, यही कारण है कि अच्छे विभेदन के लिए दूरदर्शक में अभिदर्शक का व्यास यहाँ पे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, विवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रकाश की ऋजु रेखीय प्रसार, या आपका ऋजु ध्रुवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 11 पेज नंबर 108। डिक्टो तो दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि छायाएं वास्तव में आपका क्या होती है। तो जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी यहाँ पे वस्तु चाहिए। इसके लिए हमें अतिरिक्त कोई वस्तु भी यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश का रिजु रेखीय प्रभाव हो जाएगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपका डिक्टो तो नहीं मिला है, लेकिन आपको यहाँ से रिलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें 132 नंबर देखिए, यकृत में भंडारित क्या होता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं जो आपके लीवर में यानी कि यकृत में आपको भंडारित होते हैं। तो ठीक है, इसकी सोर्स की हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का केमिस्ट्री पेज पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 442, चैप्टर 14 जैव अणु। वहीं से जहां से आपका विटामिन बी और सी पूछा गया था, सेम डिटो यहाँ से। तो उस समय पूछा गया था आपका जल में, इस बार की बात करें वसा। तो वसा भी ये विटामिन की को होती है। ये विटामिन ए डी ई के होता है, और आपका विटामिन बी 12 भी आपका वसा में घुलनशील, या आपका ये यकृत तथा एडिपोस ऊतक में आपका संग्रहित यहाँ पे रहते हैं, यानी कि वसा संग्रहित करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी ई और आपका के और आपका विटामिन कौन सा हो जाएगा, बी 12 विटामिन और आपका बी 12 होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सोर्स की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 136 देखिए, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या होगी। ठीक है, चुंबकीय बल के मापन का इकाई क्या होगा, या किसी भी क्वेश्चन में आप किसी भी बुक में अगर आप जाकर देखते हैं तो इसका आंसर मिल जाएगा। लूसेंटो में मिल जाएगा, किसी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 11 क्लास 10 में भी मिल जाएगा। तो हमने सोर्स इसका दोस्तों लिया है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट 1 पेज नंबर आपका 135, अध्याय 4 गतिमान आवेश और आपका चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1 एसआई मात्रक होता है। इसका मात्रक की दोस्तों बात करें तो टेस्ला होता है। ठीक है,
टेस्ला आपका सबसे बड़ा मात्रक होता है, तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक आपका क्या होगा, मापन की इकाई क्या होगा, तो इसका टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्रोत की बात करें तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 145 नंबर देखिए कि तीन धातु जो दिए गए ए, बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः आपका 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट तथा -1.2 वोल्ट है। तो इन धातुओं की अपचयन शक्ति क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन धातुओं की अपचयन शक्ति दोस्तों क्या होने वाली है, चलिए इसका हम सोर्स देखते हैं। तो केमिस्ट्री है पढ़ना है आपका, सॉरी एनसीईआरटी क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ना है, पार्ट 1 पेज 66 चैप्टर 3 वैद्युत रसायन। यहाँ पे जैसे आप पढ़िएगा नीचे की तरफ देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जब अर्धशील अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पेसीज की सांद्रता केवल 1 यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे कहा जाता है। IUPAC के नियमानुसार मानक उपचयन विभव को अवमानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे कहा जाता है। तो गैल्वेनोविच सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो आपका एनोड कहलाती है एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है वो आपका कैथोड कहलाती है एवं विभव विलयन के सापेक्ष पे धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो डिक्टो दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन इसको हम रेट करने के बाद आपको यहाँ पे सही उत्तर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कि पहले आपका बी हो जाएगा, इसके बाद आपका सी हो जाएगा, इसके बाद आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी सही उत्तर की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका यहाँ से दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 148 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या होगा, ठीक है। तो वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा यहाँ पे खतरनाक होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8, ठीक है। यहाँ पे इसको जाकर देखना है कि जल के लिए आपका तापमान 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देख सकते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं, उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे कि हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों का तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा यहाँ पे अधिक यहाँ पे ऊर्जा होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा यहाँ पे अवशोषित कर लेती है, ठीक है। यहाँ पे इसको बारे में दोस्तों देख सकते हैं कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठोस से हमें द्रव बनाना है तो ऊष्मा देना है, द्रव से गैस में जाना है तो हमें ऊष्मा देना है, गैस से द्रव को आना है तो शीतल करना है, और आपका द्रव से ठोस को आना है तो हमें ठंडा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सही उत्तर की बात करें तो ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण यहाँ पे ज्यादा खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 70 बीपीएससी री एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें ज्योग्राफी से, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का यहाँ पे हमें चयन करना है। तो चलिए दोस्तों पहले इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा कहाँ से क्या था। तो इस क्वेश्चन की दोस्तों हम सोर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का आपका ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 एनसीईआरटी का आपका दोस्तों यही बुक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आइएगा तो हेडिंग में आपका समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रतिक्रियाओं या आपका नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय योग्य अथवा पूर्ति योग्य संसाधन कहलाता है। इसका उदाहरण की बात करें तो आपका सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा, जल, वन और आपका वन्यजीव यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, और आपका ये तो आपका अनवीकरणीय का हो जाएगा, ये आपका अनवीकरणीय हो जाएगा, और आपका पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पे हम सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसका रिलेट दोस्तों कर सकते हैं, यह क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका हम सोर्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा कहाँ से गया था, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 198 यहाँ पे देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, उसमें आपका 8.8 में पलायन चाल दिया गया, ठीक है। वहां पे जैसे आप पढ़िएगा तो चंद्रमा के लिए पलायन चाल 2.3 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। यह मान पृथ्वी की तुलना में 1/5 गुना है, ठीक है। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई वातावरण यहाँ पे दोस्तों नहीं है। चंद्रमा के पृष्ठ पर गैसीय अणु बने तो उनकी चाल इस पलायन चाल से यहाँ पे अधिक होगी तथा चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के बाहर यहाँ पे पलायन हो जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि गैस अणुओं का पलायन वेग में उनमें वेग के मूल्य माध्यम वर्ग से यहाँ पे कम होता है। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर जो सी दिया गया है इसका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। तो भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका तेल शोधन वाला कारखाना कौन सा है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सोर्स देखते हैं। तो इसका सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 12, पेज नंबर आपका 59, चैप्टर नंबर आपका 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोयली जो है यहाँ पे ये आपका किस राज्य में? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नवागाम, कोशाम्बा तथा लुनेज आपका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में दो प्रकार के तेल शोधक कारखाने हैं, क्षेत्र के आधारित होते हैं और बाजार आधारित होते हैं। तो क्षेत्र आधारित आपके दोस्तों बात करें तो डिगबोई तेल कारखाना हो जाएगा। वही हम बाजार आधारित बात करें तो बरौनी बाजार आधारित तेल शोधक कारखाने हैं, इसके उदाहरण है। साथ ही साथ आपका कोयली भी है जो कि आपका बाजार आधारित यहाँ पे तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका कोयली हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर की भी कोयली दिया गया है। यहाँ पे आप मैप में भी दोस्तों इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप 77 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पे होता है? तो चलिए दोस्तों इसका हम सोर्स देखते हैं कि आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करें सोर्स की तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 और आपका पेज नंबर 43 कृषि चैप्टर से। ठीक है, ये आपका 3 बुक का सोर्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए बागवानी फसलें जब पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए केले जो है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार की आपका लीची और मेघालय के आपका अनारस यहाँ पे दोस्तों बहुत मांग है। यहाँ पे वही ओल्ड एनसीईआरटी देखिएगा ज्योग्राफी का यहाँ पे तो पेज नंबर 142 में तो यहाँ पे दिया गया है कि नागपुर का चारा पूंजी का संतरा और मुजफ्फरपुर का यहाँ पे दोस्तों लीची प्रसिद्ध है। यहाँ पर डायरेक्ट आपका दोस्तों एडिटोरियम में दिया गया है कि बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन आपका मुजफ्फरपुर में होता है और बिहार के कुल उत्पादन का 48% यहाँ पे होता है। गन्ना की बात करें हैं तो आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था लीची का उत्पादन, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ओल्ड एनसीईआरटी में दोस्तों दिया गया है कि मुजफ्फरपुर का लीची ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, ये आपका जो सोर्स है आपका न्यू एनसीईआरटी है। तो न्यू एनसीईआरटी में दोस्तों बिहार का लीची दिया गया है और यहीं पे ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो आपका मुजफ्फरपुर का लीची आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना कितना यहाँ पे जरूरी है। अगला क्वेश्चन 133 नंबर देखिए कि भारत में किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य आपका कहा जाता है? ठीक है, किस राज्य को खनिज लवणों का यहाँ पे राज्य कहा जाता है? तो चलिए इसका हम सोर्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर आपका 54 यहाँ पे पढ़ना है। भारत में खनिजों का यहाँ पे वितरण जैसे आप यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में आपका सांद्रित की गई है। यहाँ पे देखिए इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ यहाँ पे अंतर्गत इसके आते हैं। कौन कौन से यहाँ पे आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सही उत्तर आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगर इसकी दोस्तों हम सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप 78 में देखिए कि कौन सा नदी जो है बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कई बार यूपीएससी पूछा है, सबको मालूम है कि इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोसी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया था। तो जितने भी दोस्तों आपके बिहार स्पेशल के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, सबसे बेस्ट आपका बुक एक ही है, आपका एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है, वहां से आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ भी आपको दिखाएंगे। पेज नंबर आपको 53 ओपन करना है, कोसी नदी में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक या आपका बिहार का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसी बुक में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 में आपका दिया गया है कि आपका फिगर की तरह देख सकते हैं कि आपका ये जो आपका दिख रही है आपका बड़ी वाली ये आपका गंगा नदी हो गई, ऊपर से आपका शारदा, घाघरा, इधर से गंडक, इधर से आपका आ रही है कोसी, इधर से आपका चंबल, यहाँ से आपका यमुना, यहाँ से बेतवा, यहाँ से आपका सोन, ये सभी की सभी नदी आपका दोस्तों गंगा में आपका मिलती है। ठीक है, आपका गंगा नदी है। तो बिहार के आप देख सकते हैं कोसी नदी हो जाएगी, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं 27 नंबर की ग्रे क्रांति किससे आपका संबंधित है? तिलहन से, आलू से, उर्वरक से, आपका मत्स्य से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हम सोर्स की बात करें तो आपका लूसेंट का पेज नंबर आपको 119 देखना है, कृषि चैप्टर है वहां से। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए विभिन्न कृषि आपका क्रांतियां हैं। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, यहाँ पे भूरी क्रांति यानी कि ग्रे, जिसको हम उर्वरक उत्पादन यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप दोस्तों यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का यहाँ पे चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा युग्म आपका सही है, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो आपका लूसेंट से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 170 और आपका 171 पेज यहाँ पे दिखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, इस योजना आपको कृषि को यहाँ पे उच्च प्राधान्यता यहाँ पे दी गई। तृतीय आपका यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से लेकर 1966 तक हुआ। इस योजना में कृषि व आपका उद्योग दोनों की यहाँ पे प्राथमिकता दी गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपका 1969 से लेकर 1974 तक हुई। तो इस योजना में भारत में कृषि वृद्धि की दर यहाँ पर सर्वाधिक रही, इसको यहाँ पर रेट कर सकते हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से 1961, ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर यहाँ पे ध्यान दिया गया, सही है। आप देख सकते हैं 20 का सही उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से पढ़ लेना है। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको लूसेंट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है। थोड़ा ये आपका छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका लंबा है। शिशु मृत्यु दर आपका क्या है? ठीक है, तो इसकी सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लूसेंट का पेज नंबर 129 ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में कि शिशु मृत्यु दर यहाँ पे दिया गया है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वर्ष, 2 वर्ष दिया गलत, 4 वर्ष गलत, 3 वर्ष गलत, यानी कि 1 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, यानी कि विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सोर्स की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो लूसेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 96 देखिए, सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ठीक है, ये अमरकंटक जो आपका कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे सोन नदी की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्रोटेरिया पेज नंबर 53 से पूछा गया था। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से यहाँ पे निकलती है। तो कहाँ पे अमरकंटक है, कौन श्रेणी? आपका मैकाल श्रेणी, जो कि यहाँ पे विकल्प नंबर बी में दिया गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो आप दोस्तों यहाँ से रिलेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बीपीएससी के फाइनल आंसर की में आपका क्या दिया गया है? तो आपका सही उत्तर यहाँ पे दोस्तों दिया गया 100 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो चलिए इसकी सोर्स की बात करते हैं। तो यह सोर्स आपका एग्रोटेरिया का पेज नंबर यहाँ पे 69 देख सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन वाले फसल जिले और सर्वाधिक उत्पादन वाले यहाँ पे जिले। ठीक है, तो यहाँ पे का जिला दिया गया, तो यहाँ पे मक्का के बारे में दोस्तों यहाँ पे कटिहार दिया गया। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में कटिहार नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर बीपीएससी का फाइनल आंसर की में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आप 122 देखिए कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है? ठीक है, तो मखाना की बात करते हैं किस जिले में मखाना सबसे अधिक होता है? तो मखाना उत्पादन में बिहार जो है देश में प्रथम स्थान है। कुल देश के उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार से होता है। मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना दरभंगा में है, लेकिन कुल मखाना उत्पादक आपका इतना हुआ था 2023-24 में। तो मिथिला मखाना को दिसंबर 2021 में जीआई टैग मिला। मिथिला यानी कि मधुबनी। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, बिहार स्पेशल करंट का दोस्तों ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिला था। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 देख सकते हैं, बिहार राज्य कब यहाँ पे प्रतिष्ठित हुआ था? सबसे आपका इजी क्वेश्चन है इस सेट का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए इसका सोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 मार्च को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना यहाँ पे घोषणा की गई। तो 22 मार्च 1912 नहीं दिया गया, तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सोर्स आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये आपका कहाँ पे? तो एडिटोरिया पेज नंबर 1, पेज नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जो है किस राज्य के साथ यहाँ पे साझा करती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा जो है किस राज्य के साथ साझा करती है? तो चलिए इसको आप दोस्तों मैप के थ्रू यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पे साझा और कुल लंबाई आपका 1073 किलोमीटर की है। ये आपका हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से जिले दोस्तों एक दूसरे के साथ आप मैच कर सकते हैं। तो मुरैना यहाँ पे, गिंडी, झांसी, ललितपुर, यहाँ पे चित्रकूट, छतरपुर, कोसांबा, रीवा, सोनभद्र, सीधी, ये सभी आपका दोस्तों मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर शेयर करते हैं जिले। इधर आपका राजस्थान हो गया, इधर आपका दोस्तों बिहार हो जाएगा। ठीक है,
नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और ये आपका हो गया, ये कलर में आपका हो गया यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जिला जो है आपका मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, ये इतना आपका राजस्थान के साथ साझा करता है, इधर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के साथ यहाँ पे इतना सा उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आप रिलेट कर सकते हैं, कितना आपका 1073 किलोमीटर साझा करता है, तो विकल्प नंबर आपका ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको चैट जीपीटी के द्वारा दोस्तों ये को बनाया गया है। ठीक है, तो मैप के थ्रू इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों 70 यूपीएससी प्री में ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसको दोस्तों यहाँ पे हमने सोर्स को एनालिसिस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लूसेंट से मिले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके आईओटीडी के बुक से मिले हैं। तो जहां से दोस्तों सोर्स मिले हैं उसको दोस्तों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये अगर दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जब तक नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को बहुत बेनिफिट होने वाला है। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।